हेलो, आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी के बारे में और ढंग से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकता यानी वंशागत लक्षण क्या होते हैं? तो वंशागत लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में पारित हो जाते हैं, यानी माता पिता अपने बच्चों में जो लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो डालते हैं वो होते हैं वंशागत लक्षण। ठीक है, तो वो मम्मा पापा से अपने बच्चों में पास ऑन होते हैं, या किसी भी जीव जंतु में जो भी प्राणी बच्चे पैदा करता है उसके बच्चों में उसी से वो पास ऑन होते हैं। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, ईयरलोब। आपने दो तरह के ईयरलोब देखे होंगे इंसानों में, या तो स्वतंत्र या जुड़े कर्ण। अब कैसे, कुछ के ऐसे कान होते हैं और कुछ के ऐसे चिपके हुए कान होते हैं। तो ये एक प्रकार का डिफरेंस है, यानी वेरिएशन है। कुछ में ऐसा होता है, कुछ में वैसा होता है, और ये अपने माता पिता से पास डाउन हुआ होता है, यानी माता पिता में जैसा होता है यूजुअली वैसा ही बच्चों में भी होता है। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जैसे कि डिम्पल आपने कई लोगों में देखा होगा, कई हीरो हीरोइंस में भी देखा होगा। तो डिम्पल जो है वो भी एक तरह का वेरिएशन होता है। आंखों का रंग, जो आंखों का रंग होता है वह भी अगर दोनों मम्मी पापा की अगर भूरी आंखें हों या काली आंखें हों तो उनके बच्चों की भी यूजुअली काली होंगी। ऐसा कम ही होता है कि उनकी हरी आंखें हों, लेकिन ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। वो वेरिएशंस होते हैं जिनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, पर यूजुअली जो माता पिता में होते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही लक्षण उनके बच्चों में भी आ जाते हैं। इन्हें कहते हैं हेरिडिटी लक्षण, यानी वंशागत लक्षण। ये पास डाउन किए जाते हैं। जैसे बालों का रंग, अब बालों का रंग भी जो मम्मी पापा का होता है यूजुअली बच्चों का भी वही होता है। मांसपेशियों की जो संरचना होता है, जो बॉडी का भी जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीजें मम्मी पापा यानी माता पिता से इंसानों में पास डाउन की जाती हैं। और इसके अलावा दूसरे जानवरों में भी जो भी उनके लक्षण होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि वंशागत होते हैं, यानी हेरिडिटी होते हैं, जो उनके पेरेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं। अब आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स में मेंडल का हम योगदान पढ़ेंगे। और मेंडल कौन था? जीजे मेंडल कौन था? उन्हें अक्सर आनुवंशिकी के जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी यानी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल यानी विजिबल रूप से दिखाई देते हैं। तो उन्होंने वो विजिबल ट्रेट्स यानी लक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ाई करी, उनको अच्छे से स्टडी किया, और किनके मटर के पौधे में जो भी लक्षण होते हैं ना उनको उन्होंने स्टडी किया। जैसे कि गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफेद या बैंगनी फूल, ये सारे उन्होंने मटर के पौधों को स्टडी किया। और इससे उनको आनुवंशिकी जानकारी जो प्राप्त हुई वो इतनी महत्वपूर्ण बन गई कि उससे आज हम ये जो पढ़ पा रहे हैं उनके इन ऑब्जर्वेशंस, इन स्टडी के कारण पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, यानी आनुवंशिकी के जनक भी कहा जाता है। उसके विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया गया। उन्होंने क्या किया, विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया और फिर जैसे कि लंबे पौधे या फिर बौने पौधे, इस प्रकार के उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे लिया और उससे प्राप्त संतति पीढ़ी यानी प्रोजेनी, जो उनके बच्चे जिसे कहते हैं संतति पीढ़ी, उसमें उन्होंने देखा कि लंबे हैं या फिर वो बच्चे बौने हैं, और कितने प्रतिशत बच्चे लंबे हैं, कितने प्रतिशत बौने हैं, ये सब उन्होंने देखा कि अगर एक बौना पौधा और एक लंबा पौधा, उन दोनों का रिप्रोडक्शन हो, है ना, लैंगिक प्रजनन हो, तो फिर उनके जो संतति पीढ़ी होगी यानी उनके जो बच्चे यानी प्रोजेनी होगी, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उनमें कितने प्रतिशत लंबे होंगे, कितने प्रतिशत छोटे होंगे। ऐसे ही उन्होंने दूसरे ट्रेट्स के साथ भी देखा कि सफेद या बैंगनी फूल होंगे या नहीं, या गोल या झुर्रेदार बीज होंगे। ये सारे उन्होंने ट्रेट स्टडी करे और इनसे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले ये जानते हैं कि उन्होंने मटर ही क्यों चुना। और भी तो कितने सारे पौधे हैं जिनको चुन सकते हैं, या किसी जीव को ही चुन लेते। मटर का पौधा उन्होंने चुना इसलिए क्योंकि इसके कई फायदे हैं। पहला तो बड़ी संख्या में ये बीज पैदा करता है। दूसरा, ये इसका जो जीवन चक्र है ये बड़ा छोटा होता है, तो झट से आप स्टडी कर सकते हो इसे। तीसरा, ये स्वपरागण
यानी सेल्फ पॉलिनेशन करता है। एक ही पेड़ खुद ही से पॉलिनेट कर सकता है, और पॉलिनेशन के कितने तरीके थे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया है प्रजनन में, कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने इसे चुना। और चौथा इसका ये लक्षण का मतलब ये फायदे थे कि विभिन्न विपरीत लक्षण देखे जा सकते हैं। तो जो ये मटर के पौधे हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के आप लक्षणों को स्टडी कर सकते हो। लंबाई छोटाई देख सकते हो, या फिर आप इसके फूल के रंग को स्टडी कर सकते हो, या फिर इसके ये बीज किसका कैसा दिखता है, ऐसे अलग अलग इसकी चीजें लक्षणों को आप स्टडी कर सकते हो साथ में। तो इसीलिए ये बहुत ही फायदेमंद था, इसलिए उन्होंने मटर को ही चुना। अब हम जानेंगे कि उनका एग्जैक्टली क्या योगदान था। तो लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप जीवों में विभिन्न गुणों जैसे कि आकार, आकृति, रंग तथा स्वभाव आदि को व्यक्त करते हैं। तो फिनोटाइप क्या होता है, इसे कहते हैं लक्षण प्ररूप, और ये क्या करता है, जो जीव होते हैं उनमें विभिन्न गुण जैसे कि आकार, आकृति, रंग और स्वभाव, इन सभी को व्यक्त करता है। क्या करता है, दिखाता है, ये ही उसे रिप्रेजेंट, शोकेस करता है। तो फिनोटाइप लक्षण प्ररूप इसका ये काम होता है। और जीव प्ररूप क्या होता है, इसे इंग्लिश में जेनोटाइप कहते हैं। तो ये फिनोटाइप से किस प्रकार से अलग है, ये जीनी संरचना जीव के जैनिक संगठन को व्यक्त करता है, यानी कि उसके जो जीन्स के संगठन होते हैं उसे व्यक्त करता है, जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। तो जो जोहान ग्रेगोर मेंडल है, यानी जोहान ग्रेगोर मेंडल जिनकी हम बात कर रहे थे, वो इतने से इतने समय तक उनके जीवन काल था, और उनने क्या किया, उनके संकरण प्रयोग यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप के बीच अंतर को प्रदर्शित करते हैं। तो उनके ये जो एक्सपेरिमेंट्स जिनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं हम, वो जीनोटाइप और फिनोटाइप में एग्जैक्टली क्या अंतर है और किस प्रकार से वो रिप्रेजेंट होता है एक स्पीशीज में, उसको वो स्टडी करते हैं, और यही हम जानेंगे। तो आपको बेसिक तो समझ आ ही गया होगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर है। आप खुद रिपीट करिए मेरे पीछे, वीडियो पॉज करके इन डेफिनेशन को रिपीट करिए। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी। अब हम एग्जैक्टली किस प्रकार से ये भिन्न होती हैं और किस प्रकार से मेंडल ने इसे स्टडी करा वो हम जानेंगे। तो पहले मेंडल का प्रयोग हम जानते हैं, F1 जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी, किस प्रकार से उसमें ये डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। तो वो क्या रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे इन्होंने दो पौधों को लिया है। एक तो लंबा पौधा है, टी आपको दिख रहा होगा, और एक है बौना पौधा, छोटा टी है ना। अब इसको क्या हो रहा है, इन दोनों में इन्होंने रिप्रोडक्शन कराया तो ये 4 लंबे पौधे आ गए। कोई भी ऐसा पौधा नहीं था जो मीडियम हाइट का था या छोटी हाइट का था, सारे के सारे लंबे ही थे। तो अब इस प्रकार से ये है इनकी F1 जनरेशन। इसे हम F1 जनरेशन क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये पहले जनरेशन के ये पौधे हैं। तो और ये कौन है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, है ना। तो ये पेरेंट्स और ये F1 जनरेशन आ गई। तो जो प्रथम संतति पीढ़ी है जिसे F1 कहते हैं, उसमें कोई भी पौधा बीज या बीज की ऊंचाई का नहीं था। सभी के सभी पौधे लंबे थे, ना ही कोई छोटा पौधा था, सभी के सभी लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनिकीय लक्षण ही दिखाई देता है, यानी एक ही इंडिपेंडेंट ट्रेट दिखता है, यानी ट्रेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर लंबा ट्रेट है और छोटा ट्रेट है तो मिलके कोई ऐसे बन जाएंगे कि एक बीज का कुछ बन गया, ऐसा नहीं होता है। जो 2 अलग अलग ट्रेट्स हैं उनमें से एक इंडिपेंडेंटली ही दिखता है, ये दोनों मिला के कुछ हाइब्रिड ट्रेट नहीं बना देते हैं। तो लंबा है तो वो लंबा दिखेगा, छोटा है तो छोटा दिखेगा, बीच की कोई हाइट नहीं है इसमें। तो इसका पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनिकीय लक्षण ही दिखाई देता है। पैतृक पौधे और F1 लंबे पौधों की आत्म परागण द्वारा पुनः उत्पन्न करने दिया गया। अब क्या हुआ, ये जो जेनरेट हुए ये 4 पौधे आपको दिख रहे होंगे, अब इन्हीं को आपस में वापस से रिप्रोड्यूस कराया। तो ये जो लंबा पौधा है, ये F1 जनरेशन वाला लंबा पौधा, उसी को जब पॉलिनेट किया गया तो और सेल्फ पॉलिनेट किया जा रहा है, इसमें आत्म परागण होना है, देखिए इसमें। तो ये लंबा पौधा जब इसको पॉलिनेट किया गया तो क्या हुआ, तो 4 और पौधे आ गए, उनमें से 3 थे लंबे और एक छोटा था।
वापस से मिडिल हाइट का कोई नहीं था, बीच की हाइट का कोई नहीं था, या तो छोटा था या लंबा था, और 3 लंबे थे, 1 छोटा था। तो पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे की थी। और उसके बाद की जो पीढ़ी थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधे की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे, यानी 1/4 उनमें से बौने थे और 3/4 उनके लंबे थे। अब ऐसा क्यों हुआ ये, और इससे क्या हमें पता चल रहा है? ये इंगित करता है कि F1 पौधे द्वारा लंबाई एवं बौनापन दोनों विशेषकों लक्षणों का वंशानुगति हुई। यानी कि इससे पता चलता है कि जब F1 जेनरेशन आई तो उसमें दोनों लंबाई और बौनापन दोनों ट्रेट्स आए, लेकिन सिर्फ लंबाई ही दिखी, जो बौनापन वाला ट्रेट था वो नहीं दिखा, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। यानी कि दोनों ट्रेट्स F1 में थे। आप ये 4 पौधे देख पा रहे हैं ना, इसमें आप देखिए ये कैपिटल टी का क्या मतलब है। दोनों इस पौधे में जो दोनों ट्रेट्स हैं वो दोनों लंबाई वाले ट्रेट्स हैं, और इस पौधे में जो दोनों ट्रेट्स हैं वो बौनेपन वाले ट्रेट्स हैं। तो इनके जो बच्चे हुए उनमें एक ट्रेट लंबाई वाला है, एक बौना वाला है। तो ये लंबा टी और छोटा टी, जो आपको बड़ा एंड स्मॉल टी दिख रहा है, तो इनके चारों बच्चे में एक तो बड़ा वाला है और एक छोटा है। दोनों ट्रेट्स हैं, लेकिन फिर भी ये चारों के चारों लंबे हुए। अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो लंबाई वाला ट्रेट है ये डोमिनेंट ट्रेट है, और ये क्या होता है ये भी हम ढंग से जानेंगे। लेकिन जब हमने दूसरा इसी को खुद ही से सेल्फ पॉलिनेट कराया तो क्या हुआ? तो जो 4 पैदा हुए उनमें से एक में तो दोनों लंबे थे, मतलब दोनों वाले जो ट्रेट्स थे वो दोनों ही लंबे थे। एक ट्रेट में एक लंबा ट्रेट, एक छोटा वाला ट्रेट था, एक में वापस एक लंबा और एक बौनापन वाला ट्रेट था, और एक में दोनों ही बौने वाले ट्रेट थे। तो जिस पेड़ में दोनों ही बौने वाले ट्रेट थे वो बहुत ही बौना बना, और जिस पेड़ में अगर लंबा वाला ट्रेट था तो वो लंबा हो गया, और जिसमें दोनों ही लंबे थे वो तो खैर लंबा होना ही था। तो अब क्या हुआ? F2 पीढ़ी में इस प्रकार से हुआ। आप इस चित्र में भी देखिए कि जब लंबा टीटी और बौना टीटी को रिप्रोड्यूस कराया तो ये मिक्स्ड वाला बना, लेकिन इस मिक्स्ड में बड़ा वाला जो लंबाई का जो ट्रेट था वही दिख रहा था। F1 की पूरी पीढ़ी में सारे लंबे थे। फिर क्या हो रहा है? अब इस बॉक्स में देखिए, इस बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे जब ये बड़ा टी और बड़ा टी मिले तो ये बड़ा टी बड़ी टी वाला ये लंबा है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं फेनोटिपिक अनुपात और जेनोटिपिक का अनुपात। तो फेनोटिपिक का अनुपात देखिए, टी और टी तो ये बने टॉल यानी लंबा। अब ये जब टी छोटा टी से मिला तो क्या बना? तब भी लंबा बना, तो ये हो गया वापस से टॉल। अब ये छोटा टी और बड़ा टी बना तो ये वापस से टॉल बना, और ये जो चौथा है छोटा टी और छोटा टी, ये है बौना यानी शॉर्ट। तो अब आप इसमें फेनोटिपिक का अनुपात देखिए। फेनोटिपिक यानी इनमें से 3 जो हैं वो टॉल हैं, तो उसका रेशियो क्या है? 3:1। 3:1 इसका फेनोटिपिक अनुपात है। अब जेनोटिपिक इसका अनुपात क्या है? आप देखिए, इनमें से एक तो टीटी है, 2 इनमें से टीटी, एक छोटा टी और एक बड़ा टी है, और एक इनमें से छोटा टी है। तो 1:1 जो है ये इसका जेनोटिपिक अनुपात है। तो फेनोटिपिक अनुपात क्या है कि 3 तो लंबे हैं और एक बौना है, ये हुआ इसका फेनोटिपिक अनुपात। यानी फेनोटिपिक में क्या होता है? जो दिख रहा होता है टॉल है, भले अंदर जेनोटिपिक अनुपात क्या हो, अल्टीमेटली वो टॉल है ना, तो ये हो गया उसका फेनोटिपिक अनुपात।
जो बाहर दिख रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक। जेनोटाइप वो होता है जो अंदर होता है, जो बाहर दिखाता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या उसका कॉम्पोजिशन है। तो अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है, जो लंबा है उसमें छोटा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो ये जो उसका जो जेनोटिपिक अनुपात है वो 1:1:1 है, यानी एक में तो दोनों ही टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक में एक छोटा और एक बड़ा वाला कैरेक्टरिस्टिक है, और एक में दोनों ही छोटे वाले कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गया इसका जेनोटिपिक अनुपात। अब इसका क्या परिणाम है, तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों का यानी स्वरूप का वंशानुगति होती है, यानी कि 2 इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो दोनों ही होती हैं। जैसे अगर मदर के अंदर टॉल वाला जीन है, अगर फादर के अंदर शॉर्ट वाला जीन है, तो बच्चे के अंदर टॉल और शॉर्ट दोनों ही होंगे, दोनों का स्वरूप होगा, दोनों ही पास डाउन होंगे, वंशानुगति होगी। इसका अर्थात यह है कि दोनों ही पास डाउन हो रहे हैं। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनन पर निर्भर करेगा। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है कि ये सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि टीटी सेम था या फिर और ये वाला टीटी भी सेम था, या फिर ये दोनों अलग हो सकते हैं, जैसे बड़ा टी और छोटा टी, यानी बौनापन और लंबाई दोनों वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनका किस प्रकार से जनन हुआ है ना। अब हम जानेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण क्या होते हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बोला भी था कि जो टॉल यानी लंबाई जो है वो मटर में एक डोमिनेंट यानी प्रभावी लक्षण है, क्योंकि जो टी वाला पेड़ था उसके अंदर बड़ा ये लंबाई का लक्षण भी है और बोनापन का भी लक्षण है, उसके बावजूद वो लंबा ही था। उसमें दोनों लक्षण है, लंबाई भी और बोनापन वाले भी, उसके बावजूद वो लंबा बना। इसका अर्थात ये होगा कि जो वो लंबा वाला लक्षण है वो ज्यादा प्रभावी है, उसका प्रभाव ज्यादा है, और जो छोटा वाला टी है यानी कि जो बोनापन वाला लक्षण है वो इतना प्रभावी नहीं है, वो अप्रभावी है। अगर किसी मटर के पेड़ को छोटा है होना है तो उसके लिए ये आवश्यकता है कि उसके अंदर जो दोनों लक्षण हो वो दोनों ही छोटेपन वाले हो, तभी जाके वो छोटा हो सकता है। और बड़े के लिए क्या है, अगर दोनों बड़े हो या उनमें से अगर एक भी बड़ा हो तो भी वो लंबा हो जाएगा, उसके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक छोटा भी आ जाए तो भी वो लंबा होगा, इसलिए वो डोमिनेंट है यानी प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट्स एक वंशगत लक्षण है जो कि संतान में दिखाई देते हैं। संतान में अल्टीमेटली जो दिखाई देते हैं ना वो डोमिनेंट लक्षण कहलाते हैं। और एक अप्रभावी यानी रिसेसिव ट्रेट लक्षण कमजोर है, वो अव्यक्त लक्षण है, यानी वो व्यक्त नहीं होता, वो दिखता नहीं है। तो जो भी ट्रेट नहीं दिख रहा होता है पर होता है अंदर, उसे रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। अब इसके आप इस चित्र में भी देख लीजिए कि वो मटर के फूलों को मिला रहे हैं, तो इसमें एक जो है, एक तो बैंगनी है और एक सफेद है। तो अब ये जो बैंगनी और सफेद को मिलाया तो इसके ये है पीपी, ये जो बड़ा कैपिटल पी और पी है कैपिटल पी, ये है बैंगनी फूल के लक्षण, और जो सफेद फूल है उसमें दोनों छोटे वाले पी हैं और इसमें दोनों बड़े वाले पी हैं। जब ये दोनों मिले तो F1 पीढ़ी में सारे बैंगनी फूल बने, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको वापस से सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो फिर उनमें से 3 तो बैंगनी थे और एक सफेद था। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनमें से एक में तो ये वाला होगा, यानी दोनों बैंगनी होंगे लक्षण, तो वो तो बैंगनी डेफिनेटली बन गया। एक में क्या है, एक लक्षण तो बैंगनी वाला है और एक लक्षण है सफेद फूल वाला, तो उसके बावजूद ये अगर बैंगनी बन रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बैंगनी वाला लक्षण है वो डोमिनेंट है यानी प्रभावी है, और जो सफेद फूल है उसके अंदर दोनों ही लक्षण सफेद फूल वाले हैं। अगर उनमें एक भी बैंगनी वाला लक्षण आ जाता है तो वो बैंगनी बन जाएगा, तो इसलिए ये अप्रभावी ट्रेट है, यानी सफेद होना एक मटर में अप्रभावी ट्रेट है। तो प्रभावी ट्रेट कौन सा हुआ, जो दिखता है, और अप्रभावी जो होता है पर दिखता नहीं है, तो वो अप्रभावी होता है। अब मेंडल का प्रयोग हम देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करके देखेंगे हम, यानी कि पैतृक पीढ़ी में दोनों की दोनों चीजें देखेंगे, यानी पीला और हरा
और गोल और झुर्रेदार। तो ये जो YR आपको दिख रहा होगा, YR, ये है ना, ये क्या है, ये पीला भी है और ये गोल भी है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये छोटा y और छोटा r, इसमें क्या है, ये हरा है और झुर्रेदार है, ठीक है। तो ये क्या है, y का मतलब, बड़े y का मतलब पीला और स्मॉल y का मतलब हरा, कैपिटल R का मतलब गोल और स्मॉल r का मतलब झुर्रेदार। तो इसमें कौन सा लक्षण है, इसमें पीला है और गोल है, इसलिए इसको हम कैपिटल Y कैपिटल R लिख रहे हैं। और इसे स्मॉल y स्मॉल r क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें ये हरा है और झुर्रेदार है, ये वाले लक्षण है। अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं, तो जो F1 पीढ़ी बन रही है, F1 पीढ़ी में क्या आया, F1 पीढ़ी में ये लक्षण आ गए। तो इसमें ये गोल भी है, क्या क्या है इसमें लक्षण, ये गोल भी है दिखने में और ये पीला भी है। तो ये जरूर से इसके डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, प्रभावी ट्रेट्स होंगे, प्रभावी लक्षण होंगे, तभी दिख रहा है ये गोल और पीला। तो ये दोनों Y और R इसके डोमिनेंट ट्रेट्स हो गए, और हरा झुर्रेदार इसके डोमिनेंट ट्रेट्स नहीं है, ये अप्रभावी ट्रेट्स है। अब जब ये इसको दोनों का रिप्रोडक्शन हुआ तो इसमें ट्रेट्स दोनों ही आए हैं, बड़ा वाला Y भी आया है, छोटा वाला Y भी आया है, यानी कि इसमें पीला वाला लक्षण भी है, हरा वाला लक्षण भी है, लेकिन पीला वाला दिख रहा है। और इसमें गोल वाला लक्षण भी है और झुर्रेदार वाला लक्षण भी है, यानी कैपिटल I और R और छोटा वाला R दोनों आए हैं इसमें, लेकिन दिख कौन सा रहा है, बड़ा वाला, यानी गोल दिख रहा है इसमें। अब जब F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट किया गया तो F2 पीढ़ी निकली, और F2 पीढ़ी में 16 आप देख रहे होंगे, 16 निकले, ठीक है, 16 तरह के पेड़ निकले, और उसमें हम बीजों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से बीज दिखते हैं। तो उनमें से आप देखिए अलग अलग इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। 16 में से जो 9 थे वो पीले थे और गोल थे, क्या थे, पीले और गोल। तो 9/16 क्या है, पीले और गोल। 3/16 क्या है, हरे और गोल, ठीक है। अब 3/16 क्या है, पीले और झुर्रेदार। और 1/16 क्या है, यानी इन 16 में से केवल एक ही ऐसा है जो हरा भी है और झुर्रेदार भी है। तो इसका फेनोटिपिक अनुपात क्या हो गया, 9:3:3:1, यानी 9, 3, 3, 1, ये इसका फेनोटिपिक अनुपात हो गया, यानी दिखने में इस प्रकार से, इस तरह से अलग अलग है। तो हमको इस पूरे प्रयोग से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि इससे हमें ये पता चला कि जो विभिन्न लक्षण होते हैं वे स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, अर्थात कि जो इंडिपेंडेंट ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली पास ऑन होते हैं, और ये जो ट्रेट्स हैं जैसे पीलापन या गोल आकार, तो ये भी ट्रेट्स अगर मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनमें आपस में कोई इंटरमिक्स हो जाए, या ऐसा नहीं है कि पीला और हरा मिलके एक नया रंग बना दे। ये या तो पीला होगा या हरा होगा, और या ये गोल होगा या झुर्रेदार होगा, और ये पीला गोल हो सकता है या पीला झुर्रेदार हो सकता है, हरा गोल हो सकता है या हरा झुर्रेदार हो सकता है। तो इंडिपेंडेंटली ये मिक्स हो रहे हैं। तो इस मेंडल के प्रयोग से हमें ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई है। अब हम प्रभावी तथा अप्रभावी जेनेटिक तत्वों के बारे में जान रहे हैं, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स। अब ये क्या होते हैं, एलील क्या होते हैं, ये जीन के 2 या अधिक संस्करणों में से एक है। तो एक व्यक्ति को प्रत्येक जीन के लिए 2 एलील विरासत यानी इनहेरिट करता है वो, यानी 2 विरासत में उसे मिलते हैं, प्रत्येक माता पिता से एक। तो क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में जो जीन होता है उसके लिए 2 एलील मिलते हैं माता पिता से। तो जो प्रभावी एलील होते हैं यानी डोमिनेंट एलील्स होते हैं, वे अपना प्रभाव दिखाते हैं, भले ही व्यक्ति के पास एलील के केवल एक ही प्रति हो। अगर उसके पास वो एक ही क्यों ना हो एलील, अगर वो प्रभावी होगा तो वो दिखाएगा कि वही दिखेगा, वो वाला एलील दिखेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए कि जो भूरी आंखें होती हैं वो उसका जो एलील होता है वो प्रमुख होता है, इसलिए भूरी आंखें रखने के लिए आपको केवल ब्राउन आई एलील के एक प्रति की आवश्यकता होगी। अगर एक भी ऐसा एलील आपके
डीएनए में आ गया जो कि ब्राउन आइज वाला एलील है, तो आपकी आइज ब्राउन ही होने वाली है। और अप्रभावी एलील क्या होते हैं? ये होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। ये केवल तभी अपना प्रभाव दिखाते हैं जब व्यक्ति के पास एलील की 2 प्रतियां हो। अगर एक ही प्रति हो, 2 प्रतियों में से अगर केवल एक हो तो फिर क्या होगा? जो डोमिनेंट वाली होगी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अगर दोनों की दोनों ही अप्रभावी एलील हो, तब जाके वो अपना प्रभाव दिखा सकती है अप्रभावी एलील। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर नीली आंखों वाला एलील अगर किसी में आ जाता है, एक ही एलील आता है, और एक भूरी आंखों वाला आ जाता है, तो उसकी आंखें भूरी होंगी। अगर दोनों भूरी आंखों वाला आ जाता है तो वैसे भी भूरी होंगी। और अगर दोनों ही नीली आंखों वाला आ जाता है तो फिर उसकी आंखें नीली होंगी। तो क्योंकि वो अप्रभावी एलील है। नीली आंखों के लिए जो एलील होता है वो अप्रभावी होता है, इसलिए नीली आंखों के लिए आपके पास ब्लू आई एलील की 2 प्रतियां होनी चाहिए। इसलिए इस दुनिया में ब्लू आई वाले लोग कम ही होते हैं, क्योंकि वो एक रिसेसिव ट्रेट होता है। उसका जो एलील होता है वो रिसेसिव होता है, वो अप्रभावी होता है। तो जो लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में वंशगत होते हैं। मेंडल ने देखा कि जब मटर में एक से अधिक लक्षण होते हैं तो संतति हमेशा माता पिता से मेल नहीं खाती, यानी उसमें कुछ वेरिएशंस भी होते ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशगत हैं। यह स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन है। अर्थात विभिन्न लक्षण जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से वंशगत होते हैं और स्वतंत्र रूप से लक्षण वंशानुगत होते हैं। अब किस प्रकार से लक्षण व्यक्त किए जाते हैं ये जानेंगे हम। इस डीएनए का एक खंड एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है और उस प्रोटीन को जीन कहते हैं। ये जीन क्या करता है? ये लक्षणों को प्रभावित करते हैं। ये जानकारी के अनुसार संश्लेषित प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं जो जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस को उत्प्रेरित यानी कैटलाइज करते हैं। तो ये जो जीन्स हैं ये एंजाइम्स हो सकते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। प्रत्येक लक्षण किसी ऐसे जैव रासायनिक प्रतिक्रिया का ही परिणाम है जिसमें से प्रत्येक एक विशिष्ट एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। प्रत्येक माता पिता एक विशेष चरित्र यानी कैरेक्टर के लिए जीन की एक प्रति का योगदान करते हैं। तो माता और पिता द्वारा एक विशेष चरित्र के लिए जीन की एक प्रति का योगदान होता है, यानी दोनों ही एक प्रति को उसका योगदान करते हैं मिलके। फिर जो डोमिनेंट होती है वो दिखने लग जाती है और जो रिसेसिव होती है वो नहीं दिखती है। तो इस प्रकार से लक्षण व्यक्त किए जाते हैं। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जल्दी से इनका उत्तर बता दीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। हमने 3 तरह के बातें करी। हमने तो एक तो बीज के बारे में देखा कि किस प्रकार से बीज पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है और झर्रेदार भी हो, मतलब झुर्रियों वाला भी हो सकता है, और किस प्रकार से वो एकदम गोल गोल भी हो सकता है। एक तो हमने बीज की बात करी थी, एक हमने लंबाईपन की और बौनेपन की बात करी थी, और एक हमने बात करी थी कि बैंगनी रंग का फूल हो सकता है या फिर सफेद रंग का फूल हो सकता है मटर में। तो हमने ये जो तीनों बात करी थी इसमें हमने क्या इसका तात्पर्य था, क्या कंक्लूजन निकला था इसका? यही कंक्लूजन निकला था ना कि लक्षण प्रभावी हो सकते हैं या फिर अप्रभावी हो सकते हैं। तो ये जो 4 प्रकार के हमें दिख रहे हैं, कैपिटल टी दोनों, एक छोटा टी और एक बड़ा एक छोटा और दोनों छोटे। इसमें क्या था? ये टॉल था, ये भी टॉल था, ये भी टॉल था और ये शॉर्ट था। तो इसमें शॉर्ट वाला लक्षण भी है, इसमें भी शॉर्ट वाला लक्षण है, फिर भी ये टॉल क्यों है? क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। तो मेंडल के प्रयोगों द्वारा हमें पता चला कि कुछ लक्षण प्रभावी होते हैं यानी डोमिनेंट होते हैं और कुछ अप्रभावी होते हैं यानी रिसेसिव होते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो आप पहले खुद ही इसका पहले तो उत्तर दीजिए, इसको पॉज करके वीडियो को।
तो हमने इसका कैसे डिस्कस किया था, हमने बैंगनी और सफ़ेद फूल के बारे में भी डिस्कस किया था, और हमने ये जाना था कि जो दो लक्षण होते हैं, तो टॉल और शॉर्ट मिलके कोई मीडियम नहीं बनाते हैं। टॉल और शॉर्ट दोनों लक्षण आगे बढ़ते हैं, और या जो भी डोमिनेंट होता है वो दिखता है। ऐसा नहीं है कि टॉल और शॉर्ट मिल जाएंगे और एक नया लक्षण बन जाएगा जो कि होगा मीडियम, ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट, और फिर उसके बाद क्या होता है, अलग अलग तरीके से वो आपस में दिखते हैं। जैसे कि हमने जाना था ना कि किस प्रकार से जो एक बीज होता है वो पीला हो सकता है और गोल हो सकता है, या हरा हो सकता है गोल हो सकता है, या फिर वो पीला हो सकता है और झुर्रेदार हो सकता है, या फिर हरा और झुर्रेदार हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा था, स्वतंत्र रूप से वो आगे बढ़ रहे थे। और हमने ये भी जाना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो माता पिता होते हैं उनमें जो लक्षण होता है और बच्चे में जो लक्षण होता है वो अलग होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हो रहे होते हैं, और वो उनमें वेरिएशंस भी आते हैं किसी किसी तरह से। तो हमने इसके पिछले स्लाइड में ही ये पढ़ा था कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, और इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लासिफिकेशन। तो ये है हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है आपको इस भाग में भी सारी जो भी हमने बातें करी वो सारी समझ आ गई होंगी। अब हम अगली जो भाग है इसी क्लास के अगले भाग में, उसमें आनुवंशिकता के बारे में और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन सुखद बीते और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। बाय।